चलिए, अब जैसे लास्ट क्लास में हमने एक प्रोसीजर समझा था, याद होगा आपको। प्रोडक्शन वाले स्टोर के पास जाते हैं, स्टोर वाले परचेज वालों के पास जाते हैं, फिर परचेज वाले मटेरियल परचेज करते हैं, उसके बेसिस पे मटेरियल आता है, इनवॉइस आता है, वगैरह वगैरह। ये पूरा एक हमने प्रोसीजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में किस तरीके से रन होता है लास्ट क्लास में किया था। अब आज की क्लास में मैं आपको एक और प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। बेसिकली इस प्रोसीजर में मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं आज की क्लास में। हमने ऑर्डर कर दिया, जो हमने पूरा प्रोसीजर किया था, प्रोडक्शन वालों ने स्टोर वालों को बोला था, स्टोर वालों ने फिर परचेज वालों को बोला था, परचेज वालों ने मटेरियल परचेज कर लिया। अब मटेरियल मेरी फैक्ट्री के गेट पे पहुंच चुका है। अब इसके आगे विद इन द फैक्ट्री इस मटेरियल की एक्चुअली में मूवमेंट कैसे होगी, वो अब मेरे को आपसे डिस्कस करना है, ठीक है ना। वही सारा टेंडर इशू करके, कोटेशंस मंगवा के, मटेरियल आ चुका है परचेज वगैरह ऑर्डर इशू करने के बाद। अच्छा, मान लो अब ये एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस है, ठीक है ना। ये है हमारी फैक्ट्री का गेट। अब सर मटेरियल आ चुका है, ट्रक बिल्कुल यहां पे खड़ा है। अब ये है सर ट्रक, और इसमें सारा मटेरियल जो हमको मंगवाना था वो सारा इसमें लोडेड है। अब विद इन द फैक्ट्री क्या होगा क्या नहीं, उसका क्या यूज है, क्या पर्पस है, जो भी आगे मैं बता रहा हूं वो सारा हम समझेंगे, ठीक है ना, चिंता मत करो। अब सर सबसे पहले इस गेट पर कौन होगा, इस गेट पर होगा सर एक गेट कीपर, ठीक है जी। जैसे ही ये ट्रक इस गेट पर पहुंचेगा, ये गेट कीपर इस ट्रक वाले के नाम पर एक गेट पास बनाएगा। गेट पास कुछ नहीं, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं वो विजिटर पास बनता है ना, काइंड ऑफ वो एक गेट पास बनाएगा। और इस गेट पास में अलोंग अमंग अदर थिंग्स डेट टाइम वगैरह वो सब तो होगा ही होगा। मेनली इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जो भी इस ट्रक में लोडेड है उनकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है वगैरह वगैरह, इस तरीके की कुछ डिटेल्स इसमें लिखी होंगी, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूरा एग्जांपल क्वांटिटी वाइज डिस्कस करना चाह रहा हूं। मान के चलते हैं हमारी कंपनी ने परचेज ऑर्डर इशू किया था 1000 यूनिट्स का, कि भाई 1000 यूनिट्स हमको परचेज करनी थी, मतलब प्रोडक्शन वालों को 1000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल चाहिए था। उतने का परचेज ऑर्डर हमारे परचेज डिपार्टमेंट वालों ने रेज करा हुआ था। तो इस ट्रक में भी 1000 यूनिट्स मान लो आ गई, तो ये जो क्वांटिटी इस गेट पास में लिखी है ये भी फिर 1000 यूनिट्स लिख दी। इतनी बात समझ आ गई आई होप। अच्छा, अब ट्रक सर गेट पास इशू होने के बाद ट्रक अब फैक्ट्री के अंदर आ जाएगा। कहां जाएगा, सबसे पहले सर स्टोर में जाएगा। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि परचेज करने के बाद मटेरियल स्टोर वालों के पास आ जाता है, वहां से फिर प्रोडक्शन में जाता है। तो सबसे पहले तो ये ट्रक सर कहां चला जाएगा, स्टोर डिपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाएगा। अब ये ट्रक यहां पे पहुंच चुका है। यहां पर अब ये ट्रक इन गुड्स को अनलोड करवाएगा, लेकिन गुड्स को अनलोड करवाने से पहले स्टोर डिपार्टमेंट एक और डिपार्टमेंट वालों को कॉल करेंगे। किनको सर, एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं QI। बेसिकली ये होते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले। स्टोर डिपार्टमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन वालों को बुलाएगा। ये क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले आएंगे और इस ट्रक में जो भी गुड्स लोडेड हैं उनको अनलोड करने से पहले उनकी टेस्टिंग होगी, चेकिंग होगी। कहने का मतलब कोई डैमेज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमने A कैटेगरी के मंगवाए थे तुमने B कैटेगरी के भेज दिए। कहने का मतलब है जिस स्पेसिफिकेशन के गुड्स का ऑर्डर दिया था क्या वही आए हैं, क्या डैमेज तो नहीं है, कहीं रास्ते में खराब हो गए वगैरह वगैरह। इस तरीके से इसकी इंस्पेक्शन करी जाती है। आपके मन में अब एक डाउट भी आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, अगर सारे के सारे गुड्स इस ट्रक में लोडेड हैं, बिना अनलोड किए आप एक एक यूनिट को कैसे चेक कर सकते हो। तो सर एक एक यूनिट को चेक करना भी नहीं है। बेसिकली इंस्पेक्शन होती है, चेकिंग होती है सैंपल बेसिस पर, ठीक है ना। आपके मन में अगर यह डाउट आए कि सर 1000 यूनिट्स ट्रक में लोडेड हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन वालों ने मान लो सैंपल बेसिस पे बाहर बाहर से जो यूनिट्स दिख रही थी 100 यूनिट्स चेक कर ली 1000 में से, और उन 100 यूनिट्स के बेसिस पर उन्होंने कह दिया सारी 1000 यूनिट्स ठीक है, ठीक है।
अच्छा, हमने सारी की सारी 1000 यूनिट्स अनलोड करवा ली, बाद में पता चला जो 100 यूनिट्स बाय चांस इस तरीके से कोइंसिडेंस बना कि जो 100 यूनिट्स इंस्पेक्शन वालों ने चेक करी थी वो तो ठीक थी सर, अंदर अंदर की कुछ यूनिट्स खराब थी। अब सर उसका क्या होगा? तो सर वो आपका नुकसान है, वो आपको झेलना पड़ेगा। आपको किसको? कंपनी को। कहने का मतलब है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो बिजनेस करने का इनहेरेंट रिस्क है। अगर आपके किसी के मन में थोड़ा सा भी ये डाउट भी आए ना सर सैंपल बेसिस पे क्यों, फिर एक एक यूनिट की टेस्टिंग करवा लो, तो मैं इसका रेफरेंस तो बल्कि एक सिंपल से जवाब से देना चाहूंगा। सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट करने जाता है, आप अपने ग्रुप 2 के सब्जेक्ट ऑडिट में पढ़ेंगे ये चीज, एक ऐसे होता है। जैसे अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ही ऑडिट के एसेज होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसमें एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें आप पढ़ोगे सैंपल बेसिस। कहने का मतलब जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट भी करने जाता है सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट भी सैंपल बेसिस पे ही करता है। आप सोच के देखिए, ऑडिट एनुअल ऑडिट होता है, साल के एंड में ऑडिट करवा रहे हैं, और सर पूरे साल दुनिया जहां इतनी ट्रांजैक्शंस में बड़ी बड़ी कंपनीज के रेफरेंस से अगर बात करूं, रिलायंस, टाटा वगैरह, सर इनकी तो साल में लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि एक ऑडिट एनुअल पूरे साल का ऑडिट करने गया है, और यहां पे भी इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर डेडलाइन होती है कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा ऑडिट खत्म करना है, क्या आपको सच में लगता है पूरे साल की इतनी सारी ट्रांजैक्शंस जो पूरे साल में हुई होंगी वो एक्चुअली में 1 महीने में सारी ट्रांजैक्शंस चेक कर देगा? और सिर्फ ऑडिट में ट्रांजैक्शंस चेक करने का काम थोड़ा ना होता है, और भी बड़ा सारा काम होता है। अगर वो एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करने बैठ गया सर, और कुछ नहीं कर पाएगा फिर। मेरे कहने का मतलब है, हमारे ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट करने जाता है वो सैंपल बेसिस पे ऑडिट करेगा। अब ये सैंपल कैसे बनाएगा? वो एक ऑडिट की समझ है, और मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना एक्सपीरियंस है, और ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मेथड्स प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को चूज करना है। कि ठीक है, सैंपल बेसिस पे तो चेकिंग करोगे, लेकिन सैंपल में भी कौन सी ट्रांजैक्शन की चेकिंग करोगे? समझ आया? मैं यहां से बस आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ऑडिटिंग का काम भी सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम भी सैंपल बेसिस पे होता है, और जो सैंपल आपने चेक किया है उसके बेसिस पे आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एज एन ऑडिटर ओपिनियन फ्रेम करते हो कि हां, अगर ये सैंपल मैंने चेक किया ये ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि सारे अकाउंट्स ठीक होंगे। इसी तरीके से यहां पर भी यही होता है, हम सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत लाना सर कि सैंपल बेसिस पे तो गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे एक्सपीरियंस काउंट होता है, जो एक्सपीरियंस्ड इंसान होगा उसको पता है कि मेरे को कौन कौन सी यूनिट सैंपल बेसिस पे से चेक करनी है, जिससे मैं एक्चुअली में ओपिनियन बना पाऊंगा कि सारी यूनिट्स ठीक होंगी। ठीक है ना? एनीवे, सैंपल बेसिस पे सर क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा। क्वालिटी इंस्पेक्शन के बेसिस पे क्यूआई वाले 2 रिपोर्ट्स इशू करते हैं, 2 तरीकों की। एक रिपोर्ट होती है सर अप्रूव्ड, और एक रिपोर्ट होती है रिजेक्टेड की रिपोर्ट, रिजेक्शन की रिपोर्ट। बेसिकली सैंपल बेसिस पे अगर इनको कुछ यूनिट्स खराब दिखी तो वो रिजेक्टेड वाली रिपोर्ट में लिख दी जाएंगी, जो यूनिट्स इनको ठीक लगी वो अप्रूव्ड वाली रिपोर्ट में लिख दी जाएंगी, और दोनों रिपोर्ट्स के नीचे क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले अपनी स्टैंप लगा देते हैं। अब मान के चलते हैं सर 1000 यूनिट्स हमने मंगवाई थी, ठीक है, गेट पे भी 1000 यूनिट्स पहुंची थी, स्टोर तक भी 1000 यूनिट्स पहुंची। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं 200 यूनिट्स इसमें से रिजेक्ट हो गई, 800 यूनिट्स यहां से अप्रूव हो गई। तो जो अप्रूव्ड हुई हैं, मतलब क्वालिटी इंस्पेक्शन वालों की जो अप्रूव्ड की रिपोर्ट में जितनी और जौन सी यूनिट्स मेंशन्ड हैं, वो यूनिट्स स्टोर वाले यहां से अनलोड करवा लेंगे। समझ आया? तो 800 यूनिट्स अब स्टोर में अनलोड हो जाएंगी, और स्टोर में गोडाउन में स्टैकिंग हो जाएगी, रख दिया जाएगा। अच्छा, जैसे ही 800 यूनिट्स अब स्टोर में अनलोड होती हैं, तो स्टोर वाले अब एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। मेरे पास यहां पे जगह नहीं है, तो मैं इसको नीचे शो कर देता हूं, लाइक मैं इसको यहां पे शो कर रहा हूं। जैसे ही स्टोर में गुड्स की अनलोडिंग होती है, तो स्टोर वाले सर एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं जिसका नाम होता है बिन कार्ड। सर क्या होता है ये बिन कार्ड? आपने अपने सीए फाउंडेशन में स्टोर लेजर पढ़ा होगा, याद आ रहा है? जिसमें फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज वगैरह सीखा था। हां सर, बिल्कुल याद आ रहा है। स्टोर लेजर बिल्कुल जैसा स्टोर लेजर होता है सर, वही बिन कार्ड होता है, बस एक फर्क होता है। स्टोर लेजर का फॉर्मेट
आपने कुछ ऐसा ऐसा किया होगा फाउंडेशन में, एक कॉलम में रिसीट्स दिखाते हो, एक कॉलम में इश्यूज दिखाते हो, एक कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे किया। अच्छा, इश्यूज में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ऐसे ही इश्यूज में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये आपने पूरा स्टोर लेजर का फॉर्मेट बनाया है सर, बिल्कुल सेम बनता है बिन कार्ड, मतलब वही रिसीट्स, वही इश्यूज, वही क्लोजिंग बैलेंस, बस एक फर्क होता है। जो हमारा स्टोर लेजर होता है ना, वो रेट और क्वांटिटी दोनों के हिसाब से बनता है। जो बिन कार्ड होता है वो सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से बनता है, मतलब बिन कार्ड में ये कॉलम नहीं बनेंगे रेट और अमाउंट के। बिन कार्ड सिर्फ क्वांटिटी वाइज बनता है, बाकी सब कुछ वही है कि कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, कितना इशू हुआ और कितना क्लोजिंग बैलेंस बना। ठीक है ना? तो सर यहां पे बिन कार्ड बनता है, और ये बिन कार्ड कौन बनाता है? स्टोर वाले बनाते हैं, गोडाउन वाले। कैसा दिखता है सर बिन कार्ड? सिंपल सी बात, रिसीट क्वांटिटी, इशूड क्वांटिटी और क्लोजिंग बैलेंस की क्वांटिटी, बस ये आपका बिन कार्ड बनता है। ठीक है ना? अच्छा, जैसे ही अब स्टोर में ये गुड्स अनलोड हुए, कितने अनलोड करवाए हैं? 800। तो उसी टाइम इस बिन कार्ड में गोडाउन वाले, स्टोर वाले रिसीट्स में 800 यूनिट्स लिख देंगे। आई होप आपको यहां तक की बात समझ आ गई। आगे बढ़े अब। हाँ सर, अब सर इसी तरीके से एक और डिपार्टमेंट होता है यहां पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं आपका ये प्रोसीजर अल्टीमेटली जो लास्ट क्लास में प्रोसीजर समझा था उसी से लिंक करेगा ये। अब हमने लास्ट क्लास में भी किया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी मटेरियल चाहिए होता है वो किसके पास जाता है? स्टोर वालों के पास जाता है। अब सर सच में थोड़ा ना चल के जाता होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर स्टोर डिपार्टमेंट के पास। एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेशन में काम होता है कंपनीज में। तो अब मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जब मैं बोलता हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब जब मटेरियल चाहिए होगा वो स्टोर वालों के पास जाएंगे, सर एक डॉक्यूमेंट इशू होता है। एक सेकेंड, इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है, या तो इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म, या फिर इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल ऑफ मटेरियल। हम यहां पे अपना नाम, यहां पे इसका बिल ऑफ मटेरियल यूज करेंगे। मैं ज्यादातर यहां पे बिल ऑफ मटेरियल बोला करूंगा क्योंकि ये आपके स्टडी मैट का वर्ड है और इससे रिलेटेड सीधा सीधा पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है ना? वैसे प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कई जगहों पे इसका नाम मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म भी होता है। ठीक है ना? अच्छा, तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए होता है तो वो स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाता है, खुद से नहीं जाता बल्कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू करता है, उसका नाम होता है बिल ऑफ मटेरियल। मतलब बिल ऑफ मटेरियल सर इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है, ऊपर इसका नाम लिखा होगा बिल ऑफ मटेरियल, और इसमें लिखा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बना रहे हैं कि सर हमको कौन सी डिस्क्रिप्शन का कितना मटेरियल चाहिए, वो इसमें लिखकर ये रिसीट एक तरह से स्टोर वालों को दे रहे हैं। सर इस डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज बनती हैं। कितनी कॉपीज? 3 कॉपीज। कौन बनाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन 3 कॉपीज में से सर पहली कॉपी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने पास रख लेगा। ठीक है ना? अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जब ये बिल ऑफ मटेरियल बनाया, इस बिल ऑफ मटेरियल पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने अपनी स्टैंप लगा रखी है। ठीक है ना? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। इसका मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने अपनी स्टैंप लगा रखी है। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने 3 कॉपी बनाई बिल ऑफ मटेरियल की, तीनों पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने अपनी स्टैंप लगा रखी है, जिसमें से 2 कॉपी अपने पास रख ली, सॉरी 1 कॉपी अपने पास रख ली और 2 कॉपीज स्टोर डिपार्टमेंट के पास भेज दी। अच्छा, स्टोर डिपार्टमेंट के पास 2 कॉपी आई। मान लो इस बिल ऑफ मटेरियल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 600 यूनिट्स की डिमांड कर रखी है। ठीक है? तो क्वांटिटी में इस बिल ऑफ मटेरियल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने लिख दिया 600 यूनिट्स, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 600 यूनिट्स चाहिए। अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास जैसे ही बिल ऑफ मटेरियल पहुंचेगा, जैसे ही बिल ऑफ मटेरियल की 2 कॉपी पहुंचेंगी, स्टोर डिपार्टमेंट वाले उसी टाइम अपने बिन कार्ड में देखेंगे कि उनके पास कितना पड़ा हुआ है। बिन कार्ड उठा के देखा, बिन कार्ड में 800 यूनिट्स आई हुई हैं,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू कितने यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं? 600 यूनिट्स की, मतलब अवेलेबल है। बिन कार्ड से पता चल गया अवेलेबल है, तो बिन कार्ड का एक तरह से यूज क्या है? ये सर एक तरह से स्टॉक लेबल है। अब नहीं तो स्टोर मैनेजर को बार बार जाके गोडाउन में गिनना पड़ेगा कि मेरे पास पड़ा हुआ है या नहीं। अब वो सीधा बिन कार्ड को देखेगा और कह देगा हां जी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सर बिन कार्ड को देखा, जितना मांगा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने उतना है। अगर ना होता तो कहां चले जाते? फिर अगर ना होता तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को कहते जाओ परचेज वालों के पास जाओ, उनको कहो और खरीदेंगे, ठीक है ना। अब तो है हमारे पास, तो स्टोर डिपार्टमेंट अब ये मटेरियल प्रोवाइड कर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो जब स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये मटेरियल प्रोवाइड करेगा, एक तो सर यहां पे मटेरियल जाएगा प्लस एक कॉपी बिल ऑफ मटेरियल की रिटर्न जाएगी। समझ आया? बेसिकली 3 कॉपी बने थी इनिशियल बिल ऑफ मटेरियल की, एक कॉपी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने अपने पास रख ली थी अपने रिकॉर्ड्स के लिए, 2 कॉपी स्टोर वालों के पास भेज दी थी। इस 2 कॉपीज में से भी एक कॉपी स्टोर वाले अपने पास रख लेंगे और एक कॉपी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों के पास वापस भेज देंगे। सर ये जो बिल ऑफ मटेरियल की कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट से वापस जाएगी ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलोंग विद मटेरियल, इस कॉपी में क्या होगा, मैं एक बार अलग से यहां पे आपको बना के बता देता हूं। तो मैं कौन सी बिल ऑफ मटेरियल की कॉपी की बात कर रहा हूं? जो वापस जा रही है स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलोंग विद मटेरियल। सर ये होगी तो वही कॉपी बिल्कुल ऐसी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ओरिजिनल बनाई थी। ऊपर बिल ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्वांटिटी में 600 यूनिट्स लिखी हुई है। एक फर्क होगा सर, इस पे एक स्टैंप तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने अपनी लगा रखी होगी, इस पे एक और स्टैंप अब स्टोर वाले अपनी लगा देंगे। मतलब जो कॉपी स्टोर से वापस जा रही है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास अलोंग विद मटेरियल, उस पे सर 2 स्टैंप्स होंगी, एक प्रोडक्शन की और एक स्टोर की। समझ आया? मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों के पास एक और कॉपी रिसीव हो गई, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों के पास 2 कॉपी हो गई बिल ऑफ मटेरियल की, एक ओरिजिनल कॉपी जो उन्होंने बनाई थी जिसपे सिर्फ उनकी स्टैंप है, और एक कॉपी जो स्टोर वालों से वापस होके आई है जिसपे प्रोडक्शन की और स्टोर वालों की दोनों की स्टैंप है। बेसिकली इन दोनों कॉपीज का सर लॉजिक क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन दोनों कॉपीज को देखकर एक चीज का एनालिसिस कर सकता है, क्या? जिस ओरिजिनल कॉपी पे सिर्फ प्रोडक्शन वालों की स्टैंप है, मतलब इस कॉपी में जितनी यूनिट्स लिख रखी हैं इतनी यूनिट्स की डिमांड करी थी प्रोडक्शन वालों ने, और अगर जिस कॉपी पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और स्टोर दोनों की स्टैंप है उसमें भी अगर 600 यूनिट्स हैं, मतलब जितने की डिमांड करी थी उतनी यूनिट्स इनको प्रोवाइड कर दी गई हैं। और बाय चांस एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे ही बाय चांस इन्होंने डिमांड करी थी 600 यूनिट्स, मान लो स्टोर वालों ने अपने बिन कार्ड में देखा बिन कार्ड में 400 यूनिट्स अवेलेबल थी, तो स्टोर वाले 400 यूनिट्स का मटेरियल वापस भेज देंगे प्रोडक्शन वालों के पास, और जो बिल ऑफ मटेरियल की कॉपी वापस करेंगे ना उसमें यहां पे 600 ओरिजिनल यूनिट्स लिखा होगा, इसी के सामने 400 अवेलेबल लिखकर अपने नीचे स्टैंप लगा देंगे। मतलब आपने मांगी थी 600, मेरे पास 400 अवेलेबल है, उतनी मैं भेज रहा हूं, बाकी 200 की जो कमी पड़ी है उसके लिए परचेज वालों के पास जाओ, वो खरीदेंगे। समझ आया? आई होप आपको ये सारा प्रोसीजर क्लियर हो रहा है, किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंटेशन रिवॉल्व कर रहे हैं, इन सब का यूज क्या है, क्या रोल आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां तक की बात से मेरा पर्पस अभी ये था कि मैं आपको एक बारी विद इन द फैक्ट्री मटेरियल मूव कैसे करता है वो समझाऊं। आई होप आपको वो क्लियर हुआ कि विद इन द फैक्ट्री गेट पर आ रहे हैं तो गेट पास, फिर बिन कार्ड में एंट्री, फिर बिल ऑफ मटेरियल, क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें कैसे क्या हो रही हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। सर समझ तो सारा आ गया, आपने जैसे बताया कि मटेरियल मूव कर रहा है विद इन द फैक्ट्री। अभी एक बात बताओ हमारी क्लैरिटी के लिए, इन सब का यूज क्या है? आइए सर यूज देखते हैं अब इस सब का। मान लो एक मिस्टर नालायक हैं, मिस्टर नालायक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये है हमारे मिस्टर नालायक और ये है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये सर एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक है और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक मिस्टर नालायक के पास जाता है, मिस्टर नालायक को जाके कहता है सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको तो बहुत कुछ पता है, जरा मेरी फैक्ट्री में आइए
और मेरी फैक्ट्री में ना मेरे को एक बार विश्वास दिलाओ कि मेरा जो मटेरियल है वो कहीं चोरी नहीं हो रहा। मेरे को पता नहीं क्यों इस बात का डाउट रहता है कि कहीं ना मेरी फैक्ट्री में मटेरियल चोरी होता है या कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में। जरा आप एक बार ऑडिट कर दो इस चीज का। पहली बात, इस तरीके का ऑडिट करने को कौन सा ऑडिट कहते हैं? मैं यहां पे आपको ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन ये चीजें आई हैं रेफरेंस में तो बता रहा हूं मैं साथ साथ। इसको कहते हैं सर इंटरनल ऑडिट, जिसका रेफरेंस मैं आपको अब दे रहा हूं। ठीक है, जैसे ऑडिट में आप पढ़ेंगे, एक ऑडिट होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक ऑडिट होता है इंटरनल ऑडिट। तो यहां पे जो बात चल रही है वो इंटरनल ऑडिट की चल रही है। मतलब ये जो प्रोसीजर आपने समझा है कॉस्टिंग में, अल्टीमेटली ये प्रैक्टिकल लाइफ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज एन ऑडिटर कहां पे हेल्प करता है? इंटरनल ऑडिट को करने में। क्या होता है इंटरनल ऑडिट में वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सर इस मिस्टर नालायक ने कहा कंपनी के मालिक को, आप चिंता मत करो, मैं इसी दिन के लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था कि आपको विश्वास दिला पाऊं कि आपकी फैक्ट्री में कोई चोरी हो रही है या नहीं हो रही है। आइए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं कि मैं तो आपको विश्वास भी दिला दूंगा और अगर चोरी हो रही होगी मैं ये भी बता दूंगा कौन कर रहा है। अब कंपनी के मालिक ने कहा हाँ ठीक है बताओ। तो मिस्टर नालायक ने कहा सर एक बात बताओ, जब आपकी कंपनी में मटेरियल आता होगा, ट्रक गेट पर पहुंचता होगा, तो गेट कीपर एक गेट पास इशू करता होगा। कंपनी के मालिक ने कहा हाँ जी बिल्कुल करता है गेट पास। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है एक काम करो, जितने भी गेट पास इशू हुए हैं ना मटेरियल को, ट्रांसपोर्ट पे जो भी मटेरियल आया वो सारे गेट पास मेरे को भिजवा दो। कंपनी के मालिक ने कहा हाँ जी ठीक है, सारे गेट पास भिजवा देते हैं। सर ये गेट पास आया, इस गेट पास में कितनी यूनिट्स लिखी हुई थी? 1000 यूनिट्स। मान लो यही एक गेट पास था, ठीक है। उसके बाद मिस्टर नालायक कहते हैं सर जब गेट पास इश्यू हो जाता होगा तो ट्रक आपका स्टोर के पास पहुंचता होगा। जैसे ही ट्रक आपका स्टोर के पास पहुंचता होगा तो स्टोर वाले अनलोड करवाने से पहले सर क्वालिटी इंस्पेक्शन वालों को बुलाते होंगे। कंपनी के मालिक ने कहा हाँ जी सर बिल्कुल क्वालिटी इंस्पेक्शन वालों को पहले बुलाया जाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है फिर सर एक बात बताओ, क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले एक अप्रूव्ड की रिपोर्ट और एक रिजेक्शन की रिपोर्ट इशू करते होंगे। कंपनी के मालिक ने कहा हाँ सर बिल्कुल करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है मेरे को वो दोनों रिपोर्ट्स भिजवा दो। तो भाई कंपनी के मालिक ने क्वालिटी इंस्पेक्शन वालों की रिजेक्शन वाली रिपोर्ट और अप्रूव्ड वाली रिपोर्ट दोनों भिजवा दी। अप्रूव्ड वाली रिपोर्ट में 800 यूनिट्स लिखी हुई थी और रिजेक्टेड वाली रिपोर्ट में 200 यूनिट्स लिखी हुई थी, यही था? हां सर। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर नालायक कहते हैं कि सर अब एक काम करो, जब ये आपके गुड्स क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले इंस्पेक्ट कर देते होंगे तो अप्रूव्ड की रिपोर्ट में जितनी यूनिट्स लिखी होती होंगी उतनी यूनिट्स आप स्टोर में अनलोड करवाते होंगे। कंपनी के मालिक ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर जब स्टोर में गुड्स अनलोड होते होंगे तो स्टोर वाले एक बिन कार्ड बनवाते होंगे, तो मेरे को जो बिन कार्ड बनाया है ना स्टोर वालों ने वो भी भिजवा दो। तो भाई कंपनी के मालिक ने बिन कार्ड भी भिजवा दिया। बिन कार्ड में रिसीट, इश्यूज, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है ना। बाय द वे हम भी इस बिन कार्ड को कंप्लीट कर लेते हैं। इशूड में 600 यूनिट्स लिख दूं क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने बिल ऑफ मटेरियल में 600 यूनिट्स की डिमांड करी थी, उतना हमने उनको दे दिया था। तो यहां पे 600 इशू में आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस 200 बचा होगा। तो बिन कार्ड की यही चीजें अब ऑडिटर के पास आ चुकी हैं कि रिसीट्स में 800 लिखा हुआ है, इशू में 600 लिखा हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस में 200 लिखा हुआ है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ आ रही है। अच्छा, फिर मिस्टर नालायक कहते हैं कंपनी के मालिक को, सर एक बात और सुनो, बिन कार्ड के बाद जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को स्टोर से मटेरियल चाहिए होता होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले एक बिल ऑफ मटेरियल इशू करते होंगे। कंपनी के मालिक ने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं इशू। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है पहले मेरे को बिल ऑफ मटेरियल की वो ओरिजिनल कॉपी भिजवाओ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाकर अपने पास ही रख ली थी, मतलब जिस पर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों की स्टैंप लगी हुई है। भाई कंपनी के मालिक ने बिल ऑफ मटेरियल की ओरिजिनल कॉपी जिस पे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की स्टैंप लगी हुई है वो वाली कॉपी भिजवा दी। इसमें कितनी यूनिट्स लिखी हुई हैं? 600 यूनिट्स। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है सर अब एक काम और करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों के पास एक और बिल ऑफ मटेरियल की कॉपी होगी जो स्टोर वालों ने उनको वापस करी होगी अलोंग विद मटेरियल। उस पर सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और स्टोर दोनों की स्टैंप होगी, आप वो वाली बिल ऑफ मटेरियल की कॉपी भी मेरे को भिजवा दो। अब कंपनी का मालिक इतने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके हो तो गया परेशान, लेकिन भाई ऑडिटर को बुलाया है, वो जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो भिजवाना पड़ेगा। तो एक और बिल ऑफ मटेरियल की कॉपी जिस पे प्रोडक्शन एंड स्टोर दोनों की स्टैंप लगी हुई है
ये वाली कॉपी भी ऑडिटर के पास आ गई, इसमें भी कितनी यूनिट्स लिखी हुई है? 600 यूनिट्स। अब भाई कंपनी का मालिक इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देके हो गया परेशान, वो कह रहा है भाई और भी कुछ चाहिए। ऑडिटर कहता है हाँ सर अभी तो और डॉक्यूमेंट चाहिए। आप एक बात बताओ, जब आपको मटेरियल परचेज करना था तब परचेज डिपार्टमेंट ने मटेरियल को परचेज करने के लिए एक परचेज ऑर्डर भी इशू किया होगा। कंपनी का मालिक कहता है हाँ बिल्कुल, लिखित में रिटर्न में जब तक परचेज ऑर्डर इशू नहीं होता हम तो कभी परचेज करते नहीं। तो ऑडिटर कहता है एक काम करो परचेज ऑर्डर भी भिजवा दो। तो सर पीओ की कॉपी भी भिजवा दी। पीओ कितनी यूनिट्स का बना हुआ है? 1000 यूनिट्स का, ठीक है ना। आखिरी में ऑडिटर कहता है अब सर एक काम करो, जो बिल आया होगा ना, जब मटेरियल आपकी फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा होगा तो बिल आया होगा, मेरे को बिल की कॉपी भी भिजवा दो। समझ आया? अब बिल में कितनी यूनिट्स लिखी होंगी? सर 1000 यूनिट्स फैक्ट्री के गेट पर आई हैं, तो वेंडर ने कितनी यूनिट्स का बिल बना के भेजा होगा? वेंडर ने तो अपनी तरफ से 1000 यूनिट्स का बिल बना के भेजा होगा, लेकिन क्वालिटी इंस्पेक्शन वालों ने 200 यूनिट्स रिजेक्ट करके वापस भेज दी हैं। 800 यूनिट्स ही मेरी स्टोर में अनलोड हुई हैं, तो मेरा ये रिवाइज्ड बिल कितने का बनेगा? 800 यूनिट्स का। मतलब मेरा जो एक्चुअल रिवाइज्ड एंड का बिल होगा वो तो 800 यूनिट्स का ही होगा ना। बना के एक बारी 8000 यूनिट्स का भेज दिया होगा, लेकिन मैं पेमेंट तो 800 यूनिट्स के हिसाब से करूंगा, तो बिल भी रिवाइज होगा, तो सर 800 यूनिट्स का इनवॉइस होगा। बस अब चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ नहीं करेगा, बस इन डॉक्यूमेंट्स का रिकंसिलेशन करेगा। सर कहना क्या चाहते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेगा आपने 1000 यूनिट्स का परचेज ऑर्डर इशू कर रखा है, मतलब परचेज डिपार्टमेंट वालों ने 1000 यूनिट्स का ऑर्डर किया था, उतनी ही यूनिट्स गेट तक पहुंची हैं क्योंकि गेट पास 1000 यूनिट्स का बना हुआ है। मतलब जितनी यूनिट्स का ऑर्डर किया था परचेज ऑर्डर से पता चला, उतनी ही यूनिट्स मेरी फैक्ट्री गेट तक पहुंची हैं गेट पास से पता चला। मतलब परचेज डिपार्टमेंट जो परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हैं और जितना माल मेरी फैक्ट्री के गेट तक पहुंच रहा है, सर रास्ते में कोई चोरी नहीं हुई है, रास्ते में कोई नुकसान नहीं हुआ है, जितना बोला था उतना फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा है। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्री के गेट के बाद यह ट्रक कहां गया? स्टोर के बाद। स्टोर के बाहर क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले आए। क्वालिटी इंस्पेक्शन वालों ने भी टोटल कितने गुड्स की इंस्पेक्शन करी है? टोटल तो सर 1000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन करी है ना। हां, बस 1000 में से 200 रिजेक्ट कर दिए, 800 अप्रूव कर दिए। मेरे कहने का बस मतलब इतना है, फैक्ट्री के गेट से स्टोर के गेट तक इस रास्ते में कोई चोरी नहीं हुई है। रास्ते में मटेरियल बिल्कुल सेफ था, क्योंकि जितना फैक्ट्री के गेट तक मटेरियल पहुंचा था उतना स्टोर तक मटेरियल पहुंचा है, क्योंकि इंस्पेक्शन टोटल मटेरियल की हुई है। समझ आया? आपके मन में आ रहा होगा सर इतने से डिस्टेंस में कौन सी चोरी हो जाएगी? बेटा जी, जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं ना फैक्ट्रीज की, तो एक एक 2-2 3-3 किलोमीटर की फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। मतलब आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, कई बार इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं आप पैदल नहीं जा सकते, आपको गाड़ी वाड़ी पे जाना पड़ता है, ठीक है, या बाइक वाइक पे कोई व्हीकल पे जाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है बहुत स्कोप होता है, बहुत जगह होती है रास्ते में चोरी करने के, और बहुत तरीके होते हैं रास्ते में मटेरियल के चोरी होने के, ठीक है, उसका ध्यान रख रहे हैं यहां पे। आई होप आपको समझ आ रहा है। और वैसे तो पूरा फ्लो पता चल रहा है इससे कि मटेरियल कहां पे कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक चार्टर्ड अकाउंटेंट विश्वास दिला चुका है सर आपके परचेज वाले भी ईमानदार हैं, जिसको आपने ऑर्डर दिया है आपका वेंडर भी ईमानदार है, उसने उतने गुड्स भेजे हैं, ट्रांसपोर्टर जो वो गुड्स लेके आ रहा था वो भी ईमानदार है, क्योंकि फैक्ट्री के गेट तक भी उतने गुड्स पहुंचे हैं। और सर फैक्ट्री के गेट से स्टोर के बीच में भी कोई चोरी नहीं हुई है, क्योंकि उतने ही गुड्स का इंस्पेक्शन हुआ है। अब सर 800 यूनिट्स अनलोड हुए हैं, मतलब 800 यूनिट्स अनलोड का मतलब गोडाउन वालों ने 800 यूनिट्स अपने गोडाउन में रखे हैं। तो सर स्टोर वाले भी चोरी नहीं कर रहे, स्टोर वालों को जितना अप्रूवल मिला था क्वालिटी इंस्पेक्शन वालों से कि इतना अनलोड करवा के अपने गोडाउन में रख लो, उन्होंने उतना अपने गोडाउन में अप्रूवल के हिसाब से रखा है। अच्छा, उसके बाद फिर हम कह रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो 3 कॉपी बनाई थी बिल ऑफ मटेरियल की, उसमें से जिस कॉपी पे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की स्टैंप है, ओरिजिनल कॉपी, मतलब इतनी यूनिट्स की प्रोडक्शन वालों ने डिमांड करी थी, उसके बाद जो कॉपी रिटर्न होके आई है स्टोर वालों से, जिस पर प्रोडक्शन और स्टोर दोनों की स्टैंप थी, मतलब जितने की डिमांड करी थी उसमें से कितना मटेरियल मिला है स्टोर से, उसमें उतनी यूनिट्स लिखी हुई है। तो सर जिस पे सिर्फ प्रोडक्शन की स्टैंप, मतलब प्रोडक्शन वालों ने डिमांड भी 600 यूनिट्स की करी है और स्टोर वालों ने प्रोवाइड भी 600 यूनिट्स कर दी हैं,
और सर स्टोर वालों ने अगर 600 यूनिट्स प्रोवाइड कर दी हैं, स्टोर वालों ने उतनी ही 600 यूनिट्स अपने बिन कार्ड में इशू के कॉलम में भी लिख दी है। मतलब सर स्टोर वाले भी बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको प्रोडक्शन वाले जितना मांगते हैं उतना वो प्रोडक्शन वालों को दे देते हैं और बाकी उनके पास क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है। मतलब यहां पे कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा, मान लो यहां पे मिसमैच आ जाए, प्रोडक्शन वाली स्टैंप में लिखा हो 700, ठीक है, और या सॉरी प्रोडक्शन वाली स्टैंप में मान लो लिखा हो 500, ठीक है, डिमांड वाले में, और यहां पे जिस पे प्रोडक्शन एंड स्टोर की स्टैंप लगी हुई है उसमें 600 ही लिखा हो। उसी टाइम ऑडिटर एक सवाल उठाएगा, जब प्रोडक्शन वालों ने मांगी तुमसे 500 थी, तुमने 600 कैसे दे दी उनको? मतलब या तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने 500 ही दी होंगी, तुम 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा बोल रहे हो तुमने प्रोडक्शन वालों को दे दी, या प्रोडक्शन वाले झूठ बोल रहे हैं। प्रोडक्शन वाले अपनी स्टैंप में दिखा रहे हैं हमने 500 यूनिट्स मांगी थी, तो हमने तो 500 यूनिट्स के हिसाब से फिनिश्ड गुड्स बनाया है। या फिर प्रोडक्शन वाले झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली में 600 यूनिट्स कंज्यूम करके गुड्स बनाए, बाकी 100 यूनिट्स उनसे खराब हो गई। आई होप आपको मतलब समझ आया है इसका। मतलब या तो प्रोडक्शन वाले झूठ बोल रहे हैं या स्टोर वाले झूठ बोल रहे हैं, अगर यहां पे मिसमैच आ गया। क्लियर हुआ? अगर यहां पे मिसमैच नहीं आया तो दोनों ठीक बोल रहे हैं, जितना मांगा था उतना उनको प्रोवाइड हुआ है, उतना हमने गोडाउन में दिखा दिया है। अगर इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। बिल ऑफ मटेरियल जिस पे प्रोडक्शन वालों की स्टैंप है, इसका मतलब है प्रोडक्शन वालों ने डिमांड कितनी यूनिट्स की करी थी, और बिल ऑफ मटेरियल जिस पे स्टोर और प्रोडक्शन दोनों की स्टैंप है, मतलब इस डिमांड में से कितने गुड्स इनको प्रोडक्शन वालों को प्रोवाइड हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर इन दोनों में मान लो मिसमैच आ जाता है, मान लो डिमांड वाली बिल ऑफ मटेरियल में 500 यूनिट्स लिखी होती हैं और जो जिस पे दोनों की स्टैंप लगी हुई है, मतलब जिस बिल ऑफ मटेरियल से पता चल रहा है प्रोवाइड कितना हुआ है, मान लो उसमें 600 लिखा हुआ है। इसका मतलब या तो स्टोर वाले झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? स्टोर वाले झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने 600 यूनिट्स नहीं दी, उन्होंने स्टोर वालों ने 500 यूनिट्स ही दी हैं। वो जान के स्टोर से इश्यूज में 600 यूनिट्स लिखकर, था उनके पास 800, स्टोर में इश्यूज में 600 यूनिट्स लिखकर यहां पे 200 यूनिट्स लिखना चाहते हैं। एक्चुअली में होना चाहिए 800 यूनिट्स थी तुम्हारे पास, तुमने 500 यूनिट्स प्रोडक्शन वालों को दी होंगी, बाकी 300 तुम्हारे पास क्लोजिंग में होंगी, जबकि तुम्हारे पास एक्चुअली में क्लोजिंग अब 200 पड़ी हुई है, 100 यूनिट्स तुम खा गए। और तुम अब इस बात को छुपाना चाहते हो, तो तुम बिल ऑफ मटेरियल में दिखा रहे हो, स्टोर वाले अपने बिल ऑफ मटेरियल में दिखा रहे हैं हमने तो 600 यूनिट्स दे दी थी प्रोडक्शन वालों को। आई होप आपको समझ आया। या तो स्टोर वाले चोरी कर रहे हैं, या फिर स्टोर वाले अगर सच बोल रहे हैं कि सर हमने तो एक्चुअली में 600 यूनिट्स भेजी थी प्रोडक्शन वालों के पास, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने यहां पे कुछ नहीं खाया है, हमने 600 यूनिट्स भेजी थी और 200 यूनिट्स ही हमारे पास पड़ी हुई है जेन्युइन तरीके से, तो मतलब फिर प्रोडक्शन वाले झूठ बोल रहे हैं। प्रोडक्शन वाले जो कह रहे हैं ना कि हमने तो 500 मांगी थी, इन्होंने 600 ही मांगी होंगी। ये 500 इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो फिनिश्ड गुड बनाया होगा ना, वो 500 यूनिट्स के रॉ मटेरियल के हिसाब से बनाया होगा। ठीक है, जो फिनिश गुड्स बनाया होगा वो 500 यूनिट्स के रॉ मटेरियल के हिसाब से बनाया होगा। एक्चुअली में इनके पास 600 पहुंची, बाकी की 100 यूनिट्स इनसे खराब हो गई होंगी या प्रोडक्शन वाले चोरी कर गए होंगे। मेरे कहने का मतलब है कुछ भी हो पता चल जाएगा यहां से। आई होप आपको समझ आया। एंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट बस एक काम करेगा कि 200 यूनिट्स का जो ये क्लोजिंग बैलेंस आप दिखा रहे हो अपने बिन कार्ड में, इस क्लोजिंग बैलेंस का फिजिकल स्टॉक ऑडिट करवा देगा। फिजिकल स्टॉक ऑडिट, फिजिकल स्टॉक ऑडिट का मतलब इसको जाकर अपने एक आर्टिकल को बोलेगा, आर्टिकल जी जाओ जरा गोडाउन में जाओ और 200 यूनिट्स को गिनाओ, काउंट कराओ कि 200 यूनिट्स एक्चुअली में प्रेजेंट है या नहीं। अगर 200 यूनिट्स एक्चुअली में प्रेजेंट है, मतलब अब तो फिजिकल भी हमने काउंट कर लिया कि भैया जो रिकॉर्ड्स कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ आया। बाय द वे इसको हम बोलते क्या है, एक ट्रांजैक्शन की ट्रेल निकालना। एक ट्रांजैक्शन की ट्रेल निकालना मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? सुनो, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने जब आपको पहला प्रोसीजर बताया था तो मैंने बोला था आखिरी में जब परचेज डिपार्टमेंट के पास मटेरियल रिसीव होता है तो मटेरियल के साथ साथ इनवॉइस आता है। जब परचेज डिपार्टमेंट वाले मटेरियल परचेज करते हैं तो मैंने कहा था अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास इनवॉइस भेज दिया जाता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का तो बस इतना काम होता है इस बिल के बेसिस पर एंट्री पास करना, परचेजेस डेबिट टू कैश, बैंक या क्रेडिटर। ठीक है, और इस एंट्री को सब्सटेंशिएट करने के लिए, बैक करने के लिए क्या एविडेंस है? इस एंट्री का इनवॉइस। यही हमने बात करी थी। तो मैंने आपको बताया था एक
ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है तो वो डेबिट क्रेडिट चेक नहीं करता, इस एंट्री के एविडेंस को चेक करता है कि कहीं एंट्री बोगस तो नहीं है। तो यहां पे मैंने खुद ही एक क्वेरी रेज करी थी, हो सकता है सर इनवॉइस नकली बना दिया जाए। अब एक बात बताओ सर, अब आप पूरा ये समझ चुके हो 800 यूनिट्स का इनवॉइस बना है, इस 800 यूनिट्स के इनवॉइस को बैक करने के लिए ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब मेरी जो ये परचेज की एंट्री है ना, इस एंट्री का एविडेंस सिर्फ इनवॉइस नहीं है, वो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाने के लिए बता दिया था, क्योंकि मैंने अभी ये सेकंड प्रोसीजर नहीं डिस्कस किया था। इस एक परचेज की एंट्री को बैक करने के लिए, एविडेंस्ड करने के लिए सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स, इन सारे प्रोसीजरल फ्लो के बाद एट द एंड रिजल्ट क्या निकला है, वो एंट्री निकली है। समझ आया आपको ये? अब सर एक डॉक्यूमेंट तो नकली बना लोगे, सारे डॉक्यूमेंट थोड़ा ना नकली बना सकते हो। और अगर आप कहो सर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ही नकली बना दूंगा, तो फिर तो आपकी कंपनी ही नकली बेसिस पे चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। समझ आया? इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को ढूंढना, जिसको कहते हैं ना ट्रांजैक्शन की तह तक जाना, पूरा डीप जाना, अल्टीमेटली ये ट्रांजैक्शन अराइज कहां से हुई है, कि अगर मेरी यहां पे परचेज की एंट्री आ रही है, ये परचेज की एंट्री अराइज कहां से हुई है? सर ये परचेज की एंट्री परचेज ऑर्डर से अराइज हुई, वहां से चल के गेट पास के पास पहुंची, गेट पास से चल के क्वालिटी इंस्पेक्शन के पास पहुंची, क्वालिटी इंस्पेक्शन से चल के बिन कार्ड, बिल ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन एंड स्टोर की स्टैंप के बीच में रिवॉल्व करी, एट द एंड ऑफ द डे इनवॉइस के बेसिस पे पास हुई। समझ आया? ये हमने पूरी ट्रांजैक्शन का ट्रेल निकाला। आई होप आपको क्लियर हुआ। और ये जो पूरे प्रोसीजर्स होते हैं ना इस तरीके के, ये सारे प्रोसीजर्स अल्टीमेटली इंटरनल ऑडिट को करने में यूज आते हैं, और इन सारे प्रोसीजर्स को बोला जाता है इंटरनल कंट्रोल्स। अब सोच के देखो, अगर ऐसा कोई प्रोसीजर ही ना हो, कुछ यही ना हो कि भैया मटेरियल आ रहा है, गेट वाले गेटकीपर ने चेक कर लिया, गेट पास नहीं बनाया, हमने कोई कंपल्शन नहीं डाल रखी थी कि गेट पास बनाना है या नहीं बनाना, स्टोर के पास बाहर गुड्स पहुंचे, क्वालिटी वाले आए, क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले, उन्होंने गुड्स चेक करे, कोई रिपोर्ट नहीं बनाई अप्रूव्ड की और रिजेक्टेड की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को स्टोर वालों से मटेरियल चाहिए, ये भी कोई नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे बिल ऑफ मटेरियल वगैरह का, फोन पे कह रहे हैं हाँ जी इतना मटेरियल भेज दो। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन ना हो, ये पूरा इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो ना हो, क्या आप इस तरीके से ये ऑडिट जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, क्या इस तरीके से पूरी रिकंसिलेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ताकि इस तरीके की पूरी रिकंसिलेशन कर पाएं, ताकि एंट्रीज जेन्युइन है या नहीं, ये बात भी हम बाद में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके पता लगा पाए कि हाँ एंट्री जेन्युइन है, ताकि हम ये चेक कर पाए हमारी कंपनी में कहीं पे कोई मटेरियल की चोरी तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। उस सब के लिए मुझे ये डॉक्यूमेंटेशनल प्रोसीजर एस्टैब्लिश करना पड़ा, और इस डॉक्यूमेंटेशनल प्रोसीजर को कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। आई होप आपको समझ आया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भाई प्रॉपरली स्टार्टिंग में मेरे को पूरा आपका बेस तैयार करवाना है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में सारे डिटेल में ये प्रोसीजर्स वगैरह आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना? ये अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जैसे अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट कर रहे हैं हम कॉस्टिंग, प्रोसीजर मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक्सप्लेन किया, जो कि मेरे कॉस्टिंग में पहले चैप्टर में काम आएगा, लेकिन उसकी रेफरेंस कहां पे जाके निकली? इंटरनल ऑडिट में, जो आपका ऑडिट का सब्जेक्ट है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जैसे हम आज तक पढ़ते थे ना, 11-12 तक तो हमारा तरीका ही एक था पढ़ने का, कि भैया टीचर ने बता दिया ऐसे करना है, हाँ जी ठीक है हम कर लेंगे। क्यों करना है? प्रैक्टिकली कोई लिंकेज है, कोई यूज है, हमने ना तो आज तक पूछा, ना हमें बताया गया। कहीं ना कहीं हम फाउंडेशन में भी इसी तरीके से पढ़े हैं, लेकिन सर यहां पे इंटर में इस तरीके से मत पढ़िएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट की लिंकेज आपको रियलाइज होगा बाद में जाके कि कहीं और से पढ़ी है इसकी लिंकेज। कहने का मतलब है कॉस्टिंग में जो पढ़ रहे हो उसकी लिंकेज कहीं और किसी और ऑडिट के सब्जेक्ट से पढ़ गई। मतलब जब ये चीज आपको ऑडिट में पढ़ाई जाएगी, अब कई बार होता क्या है, ऑडिट में आपको कोई भी पढ़ा रहा है, वो सीधा सीधा बोलता है इंटरनल कंट्रोल। अच्छा इंटरनल कंट्रोल तो आपको कॉस्टिंग में सीखा हुआ है आपने, कि भाई जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। आइए इन इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से इंटरनल ऑडिट कैसे करेंगे सीखते हैं। अब आपको तो पता ही नहीं होगा, अगर ये आपने कॉस्टिंग में ढंग से सीखा ही नहीं होगा, तो कैसे वहां पे अंडरस्टैंड करेंगे? वो बात छोड़ो, सीए इंटर के बाद मैं हमेशा कहता हूं सर, सीए इंटर के बाद आप ये जो क्लासरूम की कोचिंग होती है ना, इस एनवायरमेंट से आप बाहर निकल जाएंगे, आप सीधा सीधा ओपन मार्केट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी आर्टिकलशिप कमेंस करनी होगी।
ठीक है ना। अब आर्टिकलशिप में बहुत बारी होता क्या है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जिसके भी अंडर आप आर्टिकलशिप कर रहे होते हो, देखो ऑब्वियसली उसको सारा काम आपको सिखाना है, तो वो ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको काम आता होगा, लेकिन वो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करता है आपको प्रोसीजर्स तो पता होंगे। काम मैं सिखा दूंगा, लेकिन किसी कंपनी का प्रोसीजर क्या होता है वो तो आपको पता होगा। इंटर पास करके आए हो, बच्चा कहता है नहीं सर हमको तो टीचर ने बता दिया था ये क्वेश्चन ऐसे करना है, हमने कर लिया था, और जब लॉजिक समझा रहे थे टीचर या प्रोसीजर समझा रहे थे, हमने कहा पता नहीं क्या ही बोलते जा रहे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया था। समझ आ रहा है आपको ये? मतलब या तो आपके पेपर में या और सब्जेक्ट्स में या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इन सब की रेलेवेंस कहीं ना कहीं आपको दिखेगी दिखेगी, तो प्लीज अच्छे से करिएगा। चलिए अब थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरीके की प्रैक्टिकल रेफरेंस आपको देता रहूंगा, ठीक है, सो दैट एक इंटरेस्ट भी बना रहे। मेरे को ये ना हो कहीं पे भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए भाई मैं तो बुकिश पढ़ रहा हूं, ठीक है, मतलब हमें प्रैक्टिकल इंसाइट मिलनी चाहिए हर चीज की। आइए लिखना स्टार्ट करिए। अभी कोई चैप्टर की हेडिंग नहीं डालनी है, बेसिक चीजें लिखवा रहा हूं, ठीक है। आज चैप्टर नहीं शुरू हो पाएगा, चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में ही शुरू हो पाएगा, ठीक है ना। तो बेसिक चीजें अभी चल रही हैं। कॉस्ट इज द अमाउंट incurred on production and distribution of goods and services. It does not include it does not include amount of interest, taxes and dividend. Cost is the amount incurred on production and distribution of goods and services. It does not include amount of interest, taxes and dividend. लिख लिया? इसके नीचे लिखिए, हेडिंग डालिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आइए इसको 3 पार्ट्स में बांटिए। अभी समझेंगे ये सारा। ये मत सोच लेना बस मैंने रटी रटाई एक डेफिनेशन आपको लिखवा दिया और इसको आपको रटना होगा या कुछ भी है। समझेंगे इसको पूरा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है मेरा, ठीक है। ये मेरे चैप्टर्स में अप्लाई होगा, मेरे क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो मैं कुछ भी ऐसी वाली थ्योरी आपको अभी नहीं लिखवाऊंगा कि बस हाँ ठीक है एमए लिखवाने को लिखवा दी थ्योरी। सारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो पहले वाले में लिखिए मटीरियल, लेबर और यहां पे एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद मटेरियल को 2 पार्ट्स में बांटिए। एक तरफ लिखिए डायरेक्ट मटेरियल, एक तरफ लिखिए इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरीके से लेबर को 2 पार्ट्स में बांटिए। एक तरफ लिखिए डायरेक्ट लेबर और एक तरफ लिखिए इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरीके से अदर एक्सपेंसेस को बांटिए। एक तरफ लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक तरफ लिखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिख लिया? चलिए अब जो आपका ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको ज्वाइन कर देते हैं, सिर्फ इनडायरेक्ट को तीनों में, ठीक है ना। और
इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलाकर बनते हैं, उनको बोलते हैं हम ओवरहेड्स। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ओवरहेड्स। अच्छा, फिर ओवरहेड्स को बांटिए। तीन पार्ट्स में। एक तरफ लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑब्लिक इसको वर्क्स ओवरहेड भी बोला जाता है, ऑब्लिक इसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोल सकते हो। अब और नाम मैं नहीं लिख रहा हूं इसके, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वगैरह वगैरह इसको बोल सकते हो। इसी तरीके से सेकंड में लिखिए ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। और लास्ट में लिखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लिखिए एक बारी, ये सारा समझते हैं, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली एक बारी लिखना कंप्लीट करिए। तो चलिए अब इसको समझना शुरू करते हैं। अब बेसिकली ये जो मैंने आपके सामने ये सारा लिखा है, ये जो डेफिनेशन लिखी है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वगैरह, ये एक बारी हमको समझना है। ये समझने के बाद एक तरह से मैं कह सकता हूं, और जो हमने पहले प्रोसीजर्स वगैरह करे हैं वो सारे, उस सब के बाद अब मैं, और ये सारा समझाने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि हां थोड़ा सा बेस हमारा तैयार हो गया होगा। ऐसी चीजें एटलीस्ट एक स्टार्टिंग में हम समझ चुके होंगे जो कि कहीं ना कहीं मेरी पूरी कॉस्टिंग में चल रही है, ठीक है ना। तो पहली चीज, आज की क्लास में मैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट तक बात करके चलूंगा। तो अभी मैं आपसे क्या समझाना शुरू कर रहा हूं आपको, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इनको पूरा समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इस डेफिनेशन पे बात करूंगा, ठीक है। यहां पे काफी सारे और पॉइंट्स निकलते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, मतलब मेरी अगली क्लास भी इसी चीज पे जाएगी, बेसिक्स पे। और फिर फोर्थ लेक्चर से हम एक्चुअली में अपने चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है। समझ आया आपको ये? तो पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए, फोर्थ क्लास से हम अपने चैप्टर पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अभी भी हमारी बेसिक्स की बातें चलेंगी, बट आई होप आपको समझ आ रही होंगी सारी बातें। अच्छा सर, अब सर बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। देखो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की जब बात करें, मैंने लास्ट क्लास में जो आपको पहला प्रोसीजर बताया था, पहले प्रोसीजर में सिंपल सी बात एक करी थी हमने। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, वो आ गया था उनके पास, या तो स्टोर वालों ने दे दिया था या परचेज वालों ने परचेज करके दे दिया था। उसके बाद लेबर लगाई थी, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, जो भी पेट्रोल डीजल वगैरह के, फ्यूल के खर्चे, पावर के खर्चे, रेंट के खर्चे, कैरियज के खर्चे वगैरह वगैरह, जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे अदर एक्सपेंसेस। सो बेसिकली एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का तो मतलब सिंपल सा ये है कि कॉस्ट बनी किन चीजों से है? मटेरियल से सर, लेबर के खर्चे से, अदर एक्सपेंसेस से। उसके बाद सर आपने ये क्या कर दिया, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस सब में इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांट दिया। क्या ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही है क्या सर जो अकाउंट्स के पीएनएल में करते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट खर्चा, पीएनएल में इनडायरेक्ट खर्चा नहीं। ये वैसे वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां के लॉजिक थोड़े से अलग बनते हैं। आइए एक बारी मैं आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा समझा रहा हूं, क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल। मटेरियल के केस में सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बुकिश डेफिनेशन क्या है, लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो जी, डेफिनेशन दो चीजें कहती है। पहली चीज, पहला पॉइंट, अगर आप किसी भी मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स पर देख सकते हैं और देखकर, फिनिश गुड्स को देखकर बोल सकते हैं कि हां जी इन फिनिश गुड्स को बनाने के लिए यह मटेरियल लगा है, तो हर वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन अगर कोई मटेरियल फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लगा तो है, लेकिन फिनिश गुड्स को देखकर आप पता नहीं लगा सकते कि हां ये कभी लगा भी होगा इसको बनाने के लिए। एग्जांपल भी मैं दूंगा, दोबारा एक बार इस बात को रिपीट कर देता हूं कि सर अगर कोई रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लगा है और फिनिश गुड्स पर देखकर पता भी लगाया जा सकता है कि हां जी लगा है ये रॉ मटेरियल इन गुड्स को बनाने के लिए, तो हर वो रॉ मटेरियल सर
डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन अगर कोई मटेरियल फिनिश गुड्स को बनाने में लगा तो है, लेकिन फिनिश गुड्स को देखकर आप पता नहीं लगा सकते कि हां ऐसा कोई मटेरियल इन गुड्स को बनाने के लिए कभी लगा भी होगा। हर वो मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये तो हो गया सर पहला चेक पॉइंट, फिनिश गुड्स पर देखकर बता सकते हो डायरेक्ट मटेरियल, फिनिश गुड्स पर देखकर नहीं बता सकते कि मटेरियल लगा भी होगा या नहीं, ये वाला तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरा चेक पॉइंट, अगर आप किसी कॉस्ट को किसी पर्टिकुलर फिनिश गुड्स की पर यूनिट पर एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आप कोई भी खर्चा फिनिश्ड गुड्स पर, उन फिनिश्ड गुड्स को बनाने की पर यूनिट पर कितने का लगा होगा, यह बात आप अगर एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं तो सर वो डायरेक्ट खर्चा है। लेकिन अगर कोई खर्चा फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लगा तो है और आप पर यूनिट पता भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेट पता लगा सकते हैं, एस्टिमेटेड करके पता लगा सकते हैं, पर यूनिट पे एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते, तो वो खर्चा इनडायरेक्ट है। दोबारा रिपीट करता हूं, कोई खर्चा फिनिश गुड्स की पर यूनिट पे कितना लगा है ये पता लगा सकते हैं और एग्जैक्ट पर यूनिट का पता लगा सकते हैं। डायरेक्ट खर्चा, कोई खर्चा फिनिश गुड्स पे पता तो लगा सकते हैं, पर यूनिट भी पता लगा सकते हैं कितने का लगा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, प्रोपोर्शनेट या एस्टिमेटेड पता लगा सकते हैं, तो वो इनडायरेक्ट है। अब सर मटेरियल में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो जैसे ये पेन है। अब सर पेन है, इस पेन की जो प्लास्टिक की बॉडी है ये रॉ मटेरियल होगा, प्लास्टिक अपने आप में एक रॉ मटेरियल होगा। पेन के अंदर जो रिफिल डली हुई है वो अपना अलग रॉ मटेरियल, उसके बाद जो इंक है वो अपना एक अलग रॉ मटेरियल। सर क्या मैं इस पेन पर देखकर बता सकता हूं कि हां इस पर प्लास्टिक का रॉ मटेरियल लगा है? बिल्कुल सर, देख के बता सकता हूं। मतलब फिनिश गुड्स को देखकर बता सकता हूं कि इस पर रॉ मटेरियल नाम का, इस पे रिफिल या इंक नाम का रॉ मटेरियल लगा है। तो सर ये जो प्लास्टिक या रिफिल या इंक है ये कौन सा मटेरियल है? ये सर डायरेक्ट मटेरियल है सर। समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, इस पेन को इस तरीके से शेप देने के लिए जो भी डिजाइनिंग सी इस पे बनी हुई है, इस पे ये डिजाइनिंग वगैरह देने के लिए उस प्लास्टिक की शीट को किसी ना किसी मशीन में डाला गया होगा। हां सर बिल्कुल डाला गया होगा, किसी छोटी मोटी मशीन में तो डाला गया होगा। अच्छा उस मशीन में ग्रीस लगी होगी, फ्यूल लगा होगा, पावर लगी होगी। मतलब अगर मैं इसमें फ्यूल की बात करूं, सर उस मशीन में फ्यूल लगा होगा, उस फ्यूल से वो मशीन चली होगी, उस वजह से आपने प्लास्टिक शीट्स को मोल्ड करके इस पेन की शेप दी होगी। मतलब वो भी मटेरियल है, फ्यूल भी है तो मटेरियल, और इस पेन को बनाने में लगा है क्योंकि फ्यूल से मशीन चली है, मशीन से पेन बना है। समझ आया? मतलब फ्यूल मटेरियल है और इस पेन को बनाने में लगा है। क्या आप इस पेन को देखकर बता सकते हो इस पे ग्रीस लगी है? क्या आप इस पेन को देखकर बता सकते हो इस पे फ्यूल लगा है? सर फ्यूल ग्रीस जैसा रॉ मटेरियल इस पेन को बनाने में लगा तो है, लेकिन इस पेन नाम के फिनिश गुड्स को देखकर पता नहीं लगा सकते कि लगा होगा। समझ आया? तो ये मटेरियल कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। आई होप आपको समझ आया, क्लियर हो गया। और दूसरा चेक पॉइंट तो चेक करने की यहां पर जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर मैं दूसरे चेक पॉइंट पे चेक कर लूं, सर एक पेन को बनाने के लिए कितनी शीट लगी है प्लास्टिक की मेरे को मालूम है, मतलब जिसने भी बनाई होगी उसको मालूम होगा, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा एक पेन को बनाने में एक रिफिल लगा है, एक रिफिल की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट, मतलब आप जो मैंने दूसरा चेक पॉइंट बोला था पर यूनिट एग्जैक्ट पता लगा पाना खर्चा कितना है, सर वो पता लगा सकते हो इसका, प्लास्टिक का, रिफिल का। लेकिन क्या आप यह पता लगा सकते हो मशीन के अंदर फ्यूल डाला, उस एक बारी फ्यूल डालने से मशीन चली और पता नहीं एक बारी में कितने पेन बना दिए? क्या बता सकते हो एक पेन को बनाने में कितनी बूंदें लगी होंगी फ्यूल की या कितनी ग्रीस लगी होगी? नहीं बता सकते। आप सिर्फ प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। क्या प्रोपोर्शनेट? कि सर मशीन में एक बारी में ना 10,000 रुपए का फ्यूल डाला था और एक बारी में 10,000 रुपए का जब मशीन में फ्यूल डाला था, उससे मशीन जितनी देर चली, एग्जाम्पल के लिए 1000 पेन बन गए थे। तो सर एक पेन पे प्रोपोर्शनेटली 10 रुपए का फ्यूल का खर्चा आया है। ये आप पर यूनिट पता तो लगा पा रहे हो, लेकिन एस्टिमेटेड पता लगा पा रहे हो, प्रोपोर्शनेट करके पता लगा रहे हो, एग्जैक्ट नहीं पता आपको। एग्जैक्ट थोड़ा ना पता है कितनी बूंदे लगी होंगी, कितने रुपए का एग्जैक्टली तेल लगा होगा इस पे, नहीं मालूम। समझ आया आपको ये? आई होप क्लियर हुआ। चलिए, तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका मटेरियल का। ऐसे ही अब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं लेबर। अब सर मान लो मैं लिखता हूं यहां पे एक बात, एक बंदा एक दिन में
मेरे को पेन बनवाना है, मान लो एक बंदा एक दिन में एक पेन बना सकता है, ठीक है ना, और एक पर्सन को मैं एक दिन के एग्जाम्पल के लिए 40 रुपए देता हूं, तो एक बंदा एक दिन में एक पेन बना सकता है और एक बंदे को एक दिन के 40 रुपए देता हूं। क्या मैं यहां से यह कह सकता हूं एक पेन की कॉस्ट, सिर्फ लेबर की कॉस्ट, मटेरियल वगैरह की भी कॉस्ट लगी होगी, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ लेबर की बात करना चाह रहा हूं, तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं सर एक पेन की लेबर कॉस्ट 40 रुपए है? हां सर बिल्कुल कह सकते हो। भाई एक बंदा एक दिन में एक पेन बनाता है और उसी एक बंदे को उसी एक दिन काम करने के 40 रुपए देता हूं, तो मतलब एक बंदे ने एक दिन में एक पेन बनाया और 40 रुपए पाए, मतलब एक पेन का खर्चा 40 रुपए लग गया। बड़ी सिंपल सी बात है। हां सर, ये जो 40 रुपए का आपका खर्चा है ना, पहली बात ये लेबर का खर्चा है और दूसरी बात ये कहलाएगा डायरेक्ट लेबर। ये वाला लेबर का खर्चा आपका डायरेक्ट लेबर का खर्चा है। सर कैसे डायरेक्ट लेबर कैसे हो गया? मैंने आपको दो चेक पॉइंट्स बताए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच के लिए। जो मैंने दूसरा चेक पॉइंट बताया था कि कोई खर्चा फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लगा है और फिनिश गुड्स को बनाने के लिए पर यूनिट कितना लगा है एग्जैक्ट अगर आप पता लगा पाए तो सर वो खर्चा डायरेक्ट खर्चा है। एक पेन को बनाने के लिए 40 रुपए की लेबर का खर्चा लगा है, और सर ये बात तो आप एग्जैक्टली पता लगा रहे हो, इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना लगाई है। एक बंदे को एक दिन के 40 रुपए दे रहा हूं और एक बंदा एक दिन में एक पेन बनाता है, तो सिंपल सी बात है एक पेन पे 40 रुपए का खर्चा आ रहा है। कोई कैलकुलेशन कोई कुछ नहीं लगाई, मेरे को सीधा सीधा पता है कि 40 रुपए का खर्चा आएगा, डायरेक्ट खर्चा है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बोलता हूं आपको, मेरे को ना एक दिन में, अब मैं कहता हूं मेरे को एक दिन में 5 पेन बनवाने थे। देखो एक बंदा एक दिन में एक ही पेन बना सकता है, लेकिन मेरे को एक दिन में 5 पेन बनवाने हैं। कितने लोग हायर करने पड़ेंगे? सर 5 बंदे हायर करने पड़ेंगे। तो मैंने 5 लेबरर्स हायर कर लिए। ठीक है ना, तो ये 5 लेबरर्स मैंने हायर कर लिए, हर बंदा एक एक पेन बनाएगा एक दिन में, क्योंकि मेरे को 5 पेन बनाने थे एक दिन में। तो हर बंदा एक एक दिन में एक एक पेन बनाएगा, मेरे पास 5 पेन तैयार हो जाएंगे। अच्छा, कंपनी ने क्या किया, इनके ऊपर ना एक बड़ा सा सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया। ये लग भी गुस्से वाला रहा है। ये एक इनके ऊपर सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया। ये सुपरवाइजर कोई मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प नहीं कर रहा है, एक्चुअली में कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। इस सुपरवाइजर का काम बस इतना है, ये पांचों लेबरर्स ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनकी देखरेख करो। इनमें से किसी भी लेबरर को कोई दिक्कत आ जाए, काम ना समझ आ रहा हो या कुछ भी किसी भी तरीके की दिक्कत आ जाए, उसको सॉर्ट करना इस सुपरवाइजर का काम है। ठीक है ना। और सर मैं कहता हूं इस सुपरवाइजर को मैं एक दिन के एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए दे रहा हूं। ठीक है, सुपरवाइजर एक दिन के 500 रुपए लेके जा रहा है। सर एक बात बताओ, हर एक लेबरर को एक दिन के 40-40 रुपए दे रहा था, तो एक पेन को बनाने के लिए हर एक बंदे को एक दिन के 40 रुपए दे रहा हूं। इस एक बंदे ने एक दिन काम किया, एक पेन बनाया, 40 रुपए ले गया। इस दूसरे बंदे ने एक दिन काम किया, एक पेन बनाया, 40 रुपए ले गया। तीसरे बंदे ने भी एक दिन काम किया, एक पेन बनाया, 40 रुपए। ऐसी चौथा बंदा, ऐसी पांचवा बंदा। तो सर 40-40 रुपए एक एक पेन की कॉस्ट तो है ही है। ये जो सुपरवाइजर को 500 रुपए दे रहा हूं, अल्टीमेटली ये सुपरवाइजर भी इन 5 लेबरर्स का ध्यान रख रहा है। इस सुपरवाइजर की भी जो 500 रुपए की सैलरी की कॉस्ट है एक दिन की, वो भी अल्टीमेटली डलेगी तो मेरे इस पेन पे ही, मेरे आउटपुट पे ही डलेगी। प्रोपोर्शनेटली डाल देंगे कि भैया 500 रुपए की इसकी कॉस्ट थी, इसकी सैलरी थी, वेजेस थे, डिवाइडेड बाय 5, मतलब पर पेन या पर लेबरर 100 रुपए का खर्चा पड़ा, सब में बांट दिया। सर ये जो 100 रुपए सुपरवाइजर के वेजेस को मैंने पांचों में बांटा है ना, ये इनडायरेक्ट है, और ये जो 40-40 रुपए था ये डायरेक्ट था। ये तो ऑलरेडी हम समझ चुके थे, ये मैंने अब बात करी। इनडायरेक्ट क्यों? सर आपने प्रोपोर्शनेट किया है यहां पे। आपको एग्जैक्टली थोड़ा ना पता है कि हर बंदे पे, हर लेबरर पे आपको एग्जैक्टली थोड़ा ना पता है इसने इक्वल टाइम लगाया होगा। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, मान लो मेरा ये जो पहला लेबरर था, ये मान लो नया था,
नया मतलब ये अभी इनएक्सपीरियंस्ड था। और एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं, ये जो चौथा लेबरर था ये बहुत पुराना था, ये बहुत एक्सपीरियंस था। तो सर लॉजिकली सोच के देखो, क्या प्रैक्टिकली आपको लगता है इस सुपरवाइजर ने पांचों लेबरर्स पे इक्वल टाइम लगाया होगा? नहीं सर। ये जो चौथा लेबरर है, अगर आप कह रहे हो ये एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेंड है, तो सर इस पे बहुत कम टाइम लगाया होगा। और जो पहला लेबरर है, अगर आप कहते हो ये नया है, इसको कुछ काम नहीं आता, तो सर इस पहले लेबरर पे ज्यादा टाइम लगाना पड़ा होगा सुपरवाइजर को। टाइम के बेसिस पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, सुपरवाइजर को अगर मैं 500 रुपए की सैलरी दे रहा हूं एक दिन की, तो सुपरवाइजर ने ज्यादा समय इस पहले लेबरर पे लगाया है। मतलब सुपरवाइजर जो 500 रुपए की एक दिन के वेजेस ले रहा है, उसमें से ज्यादा वेजेस तो इसने पहले लेबरर पे खर्च किए हैं। और चौथे लेबरर पे तो सर बहुत कम वेजेस खर्च हुए होंगे, क्योंकि उस पर टाइम ही नहीं लगाना पड़ रहा ज्यादा। मतलब अगर एग्जैक्टली बांटना हो, तो पहले लेबरर ने जो पेन बनाया उस पे खर्चा ज्यादा बटना चाहिए, क्योंकि पहले लेबरर पे सुपरवाइजर ने टाइम ज्यादा लगाया है, ज्यादा खर्चा किया है। चौथे लेबरर ने जो पेन बनाया, सर लॉजिकली फिर इस पे सुपरवाइजर का खर्चा कम डलना चाहिए, क्योंकि सुपरवाइजर ने इस लेबरर के लिए कम देर काम किया है, मतलब कम खर्चा इंकर किया है इसके लिए। एग्जैक्ट तो फिर ये तब माना जाएगा। मैंने तो सर सब में इक्वल बांट दिया इस बात को इग्नोर करके, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कर ही नहीं सकता एक एक बंदे पे, तो इसलिए हमने प्रोपोर्शनेट किया, ये इनडायरेक्ट है। आई होप आपको समझ आया ये। चलिए, अच्छा सर अब लेबर भी समझा दिया, एक्सपेंसेस भी समझा दो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जैसे मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स देता हूं। एक एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी कंसीडर किया था, याद है? एक शोरूम का रेफरेंस लिया था, एक कपड़ों का शोरूम है, ठीक है ना? जो इस शोरूम का मेन प्रोडक्ट है, मान लो टी शर्ट, कपड़े बेच रहे हैं और उसमें टी शर्ट है, 200 रुपए की टी शर्ट खरीद के लाए, चलो बहुत बढ़िया बात है। और मान लो 1000 टी शर्ट्स खरीद के लाए ये शोरूम वाले बेचने के लिए, ठीक है ना? अच्छा, क्या इस शोरूम में, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, क्या सिर्फ टी शर्ट का ही खर्चा होता होगा? नहीं सर, और भी तो खर्चे होते होंगे। जैसे बात करी थी, इस शोरूम का रेंट का खर्चा मान लो 10,000, मैं दो तीन खर्चों का एग्जांपल ले लेता हूं। इस शोरूम की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मान लो 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। इस शोरूम में जो स्टाफ काम कर रहा है उसका खर्चा मान लो 10,000 की सैलरी वो ले जाते हैं। इस तरीके का जो खर्चा है, या फिर कस्टमर्स की रिफ्रेशमेंट्स वगैरह का खर्चा, मान लो इस पे 5,000 का खर्चा हो जाता है। इस तरीके का जो खर्चा है, सर ये टी शर्ट का तो खर्चा नहीं है, लेकिन क्या टी शर्ट के ही सेलिंग प्राइस से रिकवर करोगे? हां सर, बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेटली ये खर्चा भी इस दुकानदार को, इस शोरूम के मालिक को रिकवर कैसे करना है? रिकवर तो करेगा ही ना ये कस्टमर से। और कैसे रिकवर करेगा सर कस्टमर से? टी शर्ट के सेलिंग प्राइस में ऐड करके। और इनफैक्ट इस चीज को आप भी नोटिस करना, आप सेम चीज बहुत बड़े शोरूम से खरीद लो, सेम ब्रांड सेम क्वालिटी वाली चीज किसी नॉर्मल शॉप से खरीद लो, बड़े शोरूम पे आपको वही चीज थोड़ी सी महंगी मिलेगी। क्यों भाई? प्रोडक्ट तो वही है ना जो छोटी दुकान पे मिल रहा है और बड़ी दुकान पे मिल रहा है, फिर भी प्राइसेस में फर्क क्यों है? क्योंकि सर जो बड़ी दुकान है, जो बड़ा शोरूम है, उसको अपने इधर उधर के इस तरीके के खर्चे भी तो आपसे रिकवर करने हैं। जो इतनी अच्छी अच्छी लाइटिंग्स लगा रखी होती हैं, एसी चल रहे होते हैं, जो पूरा एम्बियंस मेंटेन करने के लिए इतना खर्चा कर रखा होता है, सर अल्टीमेटली वो खर्चा भी तो कस्टमर से रिकवर करवाना है। इसीलिए प्राइसेस वहां पे उसी सेम प्रोडक्ट के बढ़ जाते हैं, जब वही सेम प्रोडक्ट किसी नॉर्मल सी दुकान पे मेरे को सस्ता मिल रहा होता है। समझ आया? सो बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ये सारा खर्चा जैसे 10,000 प्लस 5,000 15,000 प्लस 10,000 25,000 प्लस 5,000 30,000, ये सारा खर्चा बना 30,000 का। और 1000 टी शर्ट्स थी, डिवाइडेड बाय 1000, तो पर टी शर्ट ये खर्चा बना 30 रुपए का। 200 रुपए की मेरी टी शर्ट थी, मैंने पर टी शर्ट 30 रुपए का ये खर्चा ऐड करके 230 रुपए की अपनी टी शर्ट की कॉस्ट बता दी। सर ये जो 30 रुपए का खर्चा है ना, पहली बात ये एक्सपेंस है, दूसरी बात ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। दो रीजंस की वजह से, जो दो चेक पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, दोनों चेक पॉइंट यहां पे पूरे हो रहे हैं। सर पहले तो दूसरा चेक पॉइंट, आपका टोटल खर्चा 30,000 था, पर टी शर्ट 1,000 रुपए का खर्चा हुआ थोड़ना है, सॉरी पर टी शर्ट 30 रुपए का खर्चा हुआ थोड़ना है। आपने तो टोटल 30,000 का खर्चा 1,000 टी शर्ट्स अभी खरीदी थी, आपने 1,000 टी शर्ट्स पे स्प्रेड कर दिया है, उस हिसाब से आपने पर टी शर्ट का खर्चा 30 रुपए निकाला है। सर मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो अगले महीने में 2,000 टी शर्ट्स खरीद आता हूं, अभी भी रेंट तो मेरी फैक्ट्री, अभी भी रेंट तो मेरे शोरूम का उतना ही रहेगा,
इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो उतना ही आएगा, स्टाफ की सैलरी तो उतनी लगेगी, रिफ्रेशमेंट का खर्चा तो मेरे कस्टमर पे उतना ही जाएगा। लेकिन अब टी शर्ट्स कितनी ले आया हूं? 2000। खर्चा सर टोटल 30,000 ही होगा, लेकिन अब यह खर्चा कितनी यूनिट्स पे डल जाएगा? 2000 यूनिट्स पे, और पर यूनिट में 15 निकाल दूंगा। मेरे कहने का मतलब है मैंने 30,000 के टोटल खर्चे को 1000 यूनिट्स पे बस फैलाया है, स्प्रेड किया है, और पर यूनिट 30 रुपए निकाला है। कल को यूनिट्स बढ़ जाएंगी, मैं बड़ी यूनिट्स पे फैला दूंगा, बड़ी यूनिट्स पे स्प्रेड कर दूंगा इसको। समझ आया? तो इसलिए पहली बात, मैं पर यूनिट निकाल तो रहा हूं, प्रोपोर्शनेट या एस्टिमेटेड निकाल रहा हूं, स्प्रेड निकाल रहा हूं सिर्फ उसका, एग्जैक्टली नहीं है। समझ आया? रेंट का खर्चा कोई आपका पर टी शर्ट के हिसाब से इंकर नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कोई आपका पर टी शर्ट के हिसाब से इंकर नहीं हुआ है, वो टोटालिटी में इंकर हुआ है, पर यूनिट से कोई लेना देना नहीं है उस खर्चे का। आई होप आपको क्लियर हुआ। दूसरा, क्या ये सारे खर्चे जो मैं कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा हूं, क्या डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के खर्चे हैं? नहीं सर। अगर मैं डायरेक्ट खर्चे की बात करूं, डायरेक्ट खर्चा तो सर जो इस प्रोडक्ट की, जो इस टी शर्ट की परचेज्ड कॉस्ट है, मैं कहीं से मैंने 200 रुपए की टी शर्ट खरीद के लाया, जो ये 200 रुपए की टी शर्ट खरीद के लाया, भाई मेरा एंड प्रोडक्ट जो है, जो मैं कस्टमर को बेच रहा हूं, मेरा एंड प्रोडक्ट तो ये टी शर्ट है। तो ये टी शर्ट मैं बाहर से जहां से भी खरीद के लाया, 200 रुपए की खरीद के लाया, ये 200 रुपए का खर्चा मेरे एंड प्रोडक्ट का एक्चुअल खर्चा है, ये इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। बाकी जो भी खर्चे मैंने इसमें डाले हैं कस्टमर से रिकवर करवाने के लिए, वो सारे तो इनडायरेक्ट हैं, इस टी शर्ट का खर्चा थोड़ा ना था वो। समझ आया आपको ये? अगर ऐसे थोड़ी सी भी दिक्कत हो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कार का शोरूम है, देखो एक कार के शोरूम में गाड़ी खरीदने जाते हैं, एक तो इस शोरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कार की कॉस्ट, भाई ये मैन्युफैक्चरर से गाड़ी खरीदते हैं, आपको बेचते हैं, तो कार की कॉस्ट आती होगी। उसी तरीके से सर, जैसे लोन प्रोसेसिंग होती है, या मैं कार के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूं, लोन प्रोसेसिंग कभी बाद में, कार डॉक्यूमेंट्स, कार आरसी, कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या फिर कार सेल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कि अगर आप गाड़ी खरीदने गए हो, शोरूम वाले बेच रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क। अब मैं शोरूम के खर्चों की बात करूं, इसके अलावा जो सेल्समैन काम कर रहा है कार के शोरूम में, उसकी सैलरी का भी खर्चा आता होगा सर, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा आता होगा इस शोरूम का, रेंट का भी खर्चा आता होगा इस शोरूम का। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, इन सारी चीजों पे शोरूम का खर्चा आता है। आइए पता लगाते हैं डायरेक्ट खर्चा कौन कौन सा है। सर, इस कार शोरूम का एंड प्रोडक्ट क्या है जो इन्होंने कस्टमर को बेचना है, मेन प्रोडक्ट? सर वो तो कार ही है। जो कार की कॉस्ट है, ये फिर क्या हो गया? ये सर डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। जो कार सेल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या कार की आरसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग पर जो शोरूम वालों को खर्चा करना पड़ रहा है, सर ये भी डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि ये आपका एंड प्रोडक्ट से लिंक्ड है। और अगर मैं एक गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो सर एक गाड़ी की कॉस्ट लगेगी, और एक गाड़ी जितने डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आएगा। मैं 2 गाड़ी खरीदूंगा तो 2 गाड़ियों के डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आएगा, जो कि अलग होगा। मेरे कहने का मतलब है पर यूनिट एग्जैक्टली कितना डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा है वो आपको मालूम है, एक आरसी पे कितना खर्चा होता है वो आपको मालूम है। 2 गाड़ियों की अगर आरसी करवाओगे तो 2 गाड़ियों का आरसी का अलग अलग खर्चा लगेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि वहां पे वो आपको कह देंगे अच्छा 2 गाड़ियों की आरसी करवा रहे हो, चलो थोड़ा सा खर्चा कम ले लेते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, ऐसा थोड़ा ना होगा। डॉक्यूमेंटेशन का तो खर्चा पर कार के हिसाब से फिक्स्ड है, मतलब एग्जैक्ट है पर यूनिट। अच्छा, जो ये सेल्समैन की सैलरी है, सर जब सेल्समैन गाड़ी बेचता है, साथ के साथ कस्टमर को अगर गाड़ी पसंद आ जाए, साथ के साथ सेल्समैन कहता है सर बाहर से क्या इंश्योरेंस करवाओगे, हमसे ही इंश्योरेंस करवा लो। समझ आया? मतलब सेल्समैन ने मेरे को कार भी बेच दी, साथ के साथ इंश्योरेंस नाम का प्रोडक्ट भी बेच दिया। फिर सेल्समैन कहता है सर आप गाड़ी फाइनेंस करवाओगे या कैश डाउन पे लोगे? कस्टमर कहता है मान लो हम फाइनेंस करवाएंगे, तो सेल्समैन कहता है सर बाहर से किसी बैंक से फाइनेंस करवाने से बढ़िया हमारा शोरूम ही आपको फाइनेंस दे देगा, हमारे शोरूम से ही फाइनेंस करवा लो, हमने अग्रीमेंट कर रखा है कहीं से। मतलब सेल्समैन ने आपको एक साथ 3 प्रोडक्ट बेच दिए अपने शोरूम के, गाड़ी भी बेच दी, अपना लोन का प्रोडक्ट भी बेच दिया, लोन भी दिलवा दिया आपको अपने शोरूम से, और इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच दी।
सैलरी तो सर उसको उतनी जा रही है, उसी सैलरी में उसने आपको तीनों प्रोडक्ट बेच दिए। मैं बात कर रहा हूं यहां पे सिर्फ कार की, मतलब सेल्समैन की जो सैलरी है वो सर तीनों प्रोडक्ट्स के लिए जा रही है। पर प्रोडक्ट गाड़ियों पे कितनी है, इंश्योरेंस के लिए कितनी है, आपको थोड़ा ना पता है। आप ये थोड़ा ना कह सकते हो सर गाड़ी बेचने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाया होगा, इंश्योरेंस बेचने के लिए कम एफर्ट लगाया होगा, कितना लगाया होगा वो कैसे पता लगाओगे। मेरे कहने का मतलब है आप उसको बांट सकते हो कि सेल्समैन की सैलरी को मैं गाड़ियों पे कितना डालूंगा, मैं इंश्योरेंस के प्रोडक्ट पे कितना डालूंगा, मैं लोन के प्रोडक्ट पे कितना डालूंगा, एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते। लेकिन तो ये इनडायरेक्ट है, समझ आया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, सर इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी, उसका बिल बन रहा था, आपने जब सेल्समैन ने कस्टमर को गाड़ी बेची होगी ऐसे थोड़ा ना किया होगा कि जब तक तो कस्टमर गाड़ी देख रहा है, लाइटें जल रही हैं, जैसे ही कस्टमर ने गाड़ी देख ली उसको कहा चलो जी लाइटें बंद कर दो, अब अंधेरे में आगे तुमसे लोन की और इंश्योरेंस की बात करेंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा। मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कार बेचने के लिए भी लगा, उसी प्रेमाइसिस में उसी इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे में इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी बेचा जा रहा है, लोन का प्रोडक्ट भी बेचा जा रहा है। आपको थोड़ा ना पता है कार पे कितनी देर बिजली लगी है, लोन के लिए कितनी देर बिजली लगी है, इंश्योरेंस के लिए कितनी देर इलेक्ट्रिसिटी लगी है, इसका थोड़ा ना हिसाब लगाते रहेंगे। बांट तो पाएंगे, एग्जैक्ट नहीं, प्रोपोर्शनेट, ये भी इनडायरेक्ट है। और आई होप समझ आ गया होगा। इसी तरीके से रेंट भी इनडायरेक्ट है, क्योंकि सेम प्रमाइसेस सेम रेंट के खर्चे पे आपने तीनों प्रोडक्ट बेचे हैं, पर प्रोडक्ट कितना लगा आपको नहीं मालूम। आई होप आपको समझ आया। तीनों का एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस, हर केस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या बन रहा है। आई होप आपको डिटेल में समझ आया। तो फिर अभी आज की क्लास में इतना ही करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बम्बार्ड भी नहीं करना चाहता कि पहले दिन ही सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए। और हो क्या रहा है ना अभी, क्योंकि मेरे को बेस बिल्डअप करना है, तो अभी ज्यादा आपका लिखने में टाइम या क्वेश्चन सॉल्व करने में तो टाइम लग नहीं रहा, आपको बस सुनना है, ठीक है ना। तो वो कई बार थोड़ा सा ओवर लगता है, मैं समझता हूं इस चीज को। तो अभी आज की क्लास को मैं इसी रीजन की वजह से थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूं, अभी इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में एक और कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह पे आ पाएंगे, तब ऑब्वियसली फिर क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। तब तो खैर आपको टाइम का वैसे ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस करते करते तो कब टाइम बीत जाता है पता नहीं लगता, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।